तो रिकॉर्डिंग का मैसेज है, स्क्रीन शेयर में। यस मैम। लास्ट क्लास में हम लोग 14 तक किया था, इसके बाद से स्टार्ट करेंगे 50। If R is the set of positive rational number and E is the set of real number, then इसमें से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है? सी होगी। R is the set of positive rational number बोला है, ठीक है। आंसर तो बी होगा, देख लो कैसे होगा। R जो है वो है सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, और दूसरा सेट है E इज द सेट ऑफ रियल नंबर। सब रियल नंबर में क्या क्या आता है, लास्ट दिन जो ये लिखा है, रियल नंबर का मतलब इंटीजर आएगा, उसमें भी क्या आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। और क्या आएगा, सब आ जाता है ना इसमें, इंटीजर, नॉन इंटीजर, और अब इंटीजर और नॉन रैशनल इंटीजर। इररेशनल। हाँ, रैशनल इरेशनल। अब इसमें होल नंबर भी तो कवर हो गया ना, रैशनल इरेशनल। इसमें भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, है ना। रैशनल इरेशनल में भी हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें भी होगा, रैशनल में भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव, और नॉन इंटीजर में भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये सब आ जाएगा, और ये सब आने का मतलब इसमें होल नंबर भी कवर हो गया, क्योंकि होल नंबर का मतलब जीरो प्लस इंटीजर, है ना। अच्छा, तो ये हो गया। तो देखो, पॉजिटिव रैशनल नंबर और इधर बाकी पॉजिटिव रैशनल नंबर तो है ही, साथ ही साथ बाकी सब भी है। तो ई सुपर सेट हो गया किसका, आर का। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आर। अब ऑप्शन सबसेट के हिसाब से दिया हुआ है, तो आर इज सबसेट ऑफ ई, मतलब कौन सा सही लिखा हुआ है, बी, ठीक है। आर इज अ सबसेट ऑफ ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो साइन है ना, ये किस चीज का है बोलो तो, ये मैंने नहीं बताई, तो बता देते हैं। इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट का साइन, ये वाला। ये ऑप्शन का आंसर नहीं, मतलब वो दिखा तो हम बता देते हैं। वो बताना भूल गए, एक बार लिख लो तो। इम्प्रॉपर सबसेट वो नहीं बताया था लास्ट क्लास में, भूल गए। इम्प्रॉपर सबसेट, तो इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब नहीं है, ठीक है। वो किस में होता है, लिखने से तुम लोग समझ जाओगे। जैसे मान लो A1 2 3 है, बी में भी 1 2 3 है, ठीक है। तो ये दोनों सेट में क्या क्या रिलेशन होगा, ए एंड बी क्या है, इक्वल सेट। लेकिन इक्विवेलेंट भी है इसमें, नहीं इसमें इक्विवेलेंट भी है बाय चांस, बट इक्वल भी है। ए एंड बी इक्विवेलेंट भी है ना। इक्विवेलेंट का मतलब, हाँ, एन ऑफ ए इक्वल एन ऑफ बी इक्वल 3, सी 3, ठीक है। फिर बी इज सबसेट ऑफ ए, और रिवर्सली क्या बोल सकते हैं, बी सबसेट ऑफ ए का मतलब ए इज सुपरसेट, और ए इज सबसेट ऑफ बी का मतलब बी सुपरसेट। ये सब देख के हम लोग ये बोल सकते हैं। जब ऐसा होता है, मतलब जब प्रॉपर सबसेट नहीं होगा वही इम्प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट क्या था, कम से कम एक एलिमेंट उसके सुपरसेट में होना ही चाहिए, ठीक है। तो फिर ये हम लोग का क्या हो गया, इसमें इम्प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। तो इम्प्रॉपर सबसेट, और इम्प्रॉपर सबसेट को ऐसे बोला जाता है, ए इज इम्प्रॉपर सबसेट, मतलब सबसेट का साइन है नीचे ऐसा डैश, ठीक है। तो ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है, उल्टा बोलेंगे तो बी भी ए का इम्प्रॉपर सबसेट। ये रह गया था, कुछ नहीं मतलब ये बाकी ये सब तो हमें पता ही था। एक्स्ट्रा जो हमें पता किया कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा, तो वो तो वैसे दिख रहा है कि प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर नहीं है तो इम्प्रॉपर।
ठीक है, लिख लिया। अच्छा, बोल रहे इफ आर इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो आर क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो आर এটাই তো ও 15 में तो 16 if n is the set of natural numbers and I is the set of positive integer, n is the set of natural number, n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स का मतलब जो बचपन में 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा, और एक क्या बोला है, ई नहीं आई, आई इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या रिलेशन होगा, आई इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो बोलो क्या रिलेशन होगा। और यहाँ पर ऑप्शन दिया एन इम्प्रॉपर, देखो ना ऑप्शन क्या क्या है, एन इक्वल आई, एन सबसेट आई, एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ आई, नन ऑफ दिस, बोलो क्या। नेचुरल नंबर मतलब क्या बोलो पहले, तो फिर 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब, तो फिर लिखोगे, हाँ, और साथ ही साथ और एक चीज भी होगा, एक तो एन इक्वल आई हुआ, तो उसके हिसाब से ऑप्शन ए ना इक्विवेलेंट का तो ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन के हिसाब से चलोगे तो एक ये होगा और दूसरा सी हो जाएगा, एन इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ आई, ये भी सही है, बट ऑप्शन तुम लोग का जो है वो ए दिया हुआ है। अब उसका रीजन कुछ इस तरीके से माना गया है कि अगर एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ आई है तो रिवर्सली क्या होना चाहिए था, आई इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एन, ठीक है, बट वो नहीं दिया हुआ है, देने से फिर दोनों देना चाहिए था, तो फिर ये भी सही है, ये सही है, बट इसमें कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसमें और एक पॉइंट भी इनको देना चाहिए था, क्योंकि ये इसका इम्प्रॉपर है तो उल्टे तरीके से वो भी होगा, तो इसीलिए इन लोगों ने क्या चूज किया है, ए। और अगर सेम है यही वाला क्वेश्चन है तो तुम लोगों को भी ए ही लिख के आना पड़ेगा, सी लिख के नहीं आना है। हाँ, अगर ऑप्शन डी रहा और उसमें बोल दिया ए एंड सी, तब कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सेम क्वेश्चन आने पे यही लिख के आना है, ठीक है। तो 15 का सॉरी ये 15 लिख दिया इसीलिए हम बार बार गलत कर रहे हैं, यहाँ पर 16 लिखना था। तो 16 का आंसर हो गया ए, ठीक है। चलो अब 17 का देखो, बोल रहा है इफ आई इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड ई इज द सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन इसमें से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होगा, तो सेट ऑफ आइसोसेलेस है एक, सेट ऑफ आई से आइसोसेलेस, ठीक है, तो आई मतलब ये आई फॉर आइसोसेलेस है, तो हाँ आई बोल ही दिया है, ठीक है, तो आइसोसेलेस क्या स्पेलिंग क्या होता है, आइसो एस सी ई एल ई ट्राइंगल, ई इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है वो ट्राइंगल जिसका एटलीस्ट टू টু সাইডস আর ইকুয়াল, মানে এটাকে বাংলাতে কি বলে, সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ, और ऑल साइड इक्वल होने से समबाहु, ऑल साइड्स इक्वल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हम यहाँ पर 3 ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, इसका मान लो दो दो मतलब ये जो है लेंथ बता रहे हैं कि इधर वाला साइड भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, इस ट्रायंगल को मैंने ए नाम दे दिया, ठीक है। और एक ट्रायंगल बना रहे, यहाँ पर 2 2 और यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया, और एक ट्रायंगल बना दिया, भले मेरा ड्रॉ सेम नहीं हुआ है, मतलब ऐसे लग रहा है सभी इक्वल हो गया है, चलो कोई बात नहीं, मैंने वो लिख दिया है तो वही मान के चलो, ये 4 ये 3 ये 2, तुम लोग अपने हिसाब से ड्रॉ कर लो, 4 वाला थोड़ा बड़ा कर लो, ठीक है। तो अब आई में क्या क्या ट्रायंगल आएगा, ए बी सी में से क्या क्या आएगा ये बताना है, ई के अंदर ए बी सी में से क्या क्या आएगा ये बताना,
ए भी आएगा, सही है, क्योंकि एटलीस्ट टू साइड इक्वल होगा तो आइसोसेलिस होगा। तो ये देखो इसमें भी दो साइड, टू टू, इसमें भी दो साइड है, इसका दो से ज्यादा भी है, तो एटलीस्ट मतलब तो दो से ज्यादा भी हो सकता है। अब ट्रायंगल में तो मैक्सिमम तीन ही होगा, उससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। और ई का मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ ए। ठीक है, तो अब ये देखो इसमें ए और बी दो एलिमेंट है, इसमें ए है, तो ये क्या रिलेशन बता रहा है। बाकी ऑप्शन देख के तुम लोग बोल सकते हो कि किस तरीके से आंसर देना है। तो दो सबसेट वाला बोला है, एक इक्वल एक नन ऑफ दिस, तो बोलो क्या। ई सबसेट है आई का, क्योंकि ई का सारा एलिमेंट आई में है और प्रॉपर सबसेट भी है, जबकि उसका कोई हमें बोला नहीं है, हमें सिर्फ सबसेट बोल रखा है, तो हम लोग वही लिख देंगे। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा हुआ, ए की बी, क्या लिखा, बी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। समझ में आया। देखो इतने अच्छे से कंसेप्ट को समझना, एग्जाम में यही वाला नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि ये आ जाएगा, तुम लोग करके आ जाने वाले, दिमाग चलाना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। इंस्टेंट दिमाग चलाना पड़ेगा। तो सोचोगे इतना करवाया मैम ने, हम लोग तो कुछ भी नहीं करके आ पाए। तो उसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, तब ना होगा। If R is the set of isosceles right angle triangle और I is the set of isosceles triangle, then इसमें से कौन सा रिलेशन होगा। तो R जो है set of isosceles right angle triangle लिखते हैं, isosceles right angle triangle। और लिखने को हम बार बार क्यों बोलते पता है, क्योंकि वहां पर स्पीड जरूरत होगा। एटलीस्ट मेरे साथ लिखो, क्योंकि सबका कहना है कि मेरा स्पीड ज्यादा होता है, बोलने का भी लिखने का भी, तो तुम लोग को प्रॉब्लम होता है, तो वो प्रॉब्लम अच्छा है। वहां पर 2 घंटे में कंप्लीट करके आना है, वो भी अपना दिमाग लगा के, अननोन क्वेश्चन मैथ्स के लिए। बाकी सब्जेक्ट के लिए 3 आवर्स मिलेगा, वहां भी अननोन क्वेश्चन ही रहेगा, तो स्पीड नहीं रहेगा तो कैसे कंप्लीट करके आओ। घर पे तो लिखोगे नहीं, एटलीस्ट मेरे साथ साथ यहाँ लिखो। घर पे कौन सा होमवर्क करके लाते हो तुम लोग। এইটাতে এখন অভ্যেস হয়ে গেছে বলে, তো আগে খুব অসুবিধা হতো, কারণ আমাদের অভ্যেস কি খাতায় দেখে লেখা, তো এটা তো উল্টো, এখানে দেখছি এখানে লিখছি। আগে তো আমি এরকম থেকে এরকম লিখতাম, যখন করোনার পর প্রথম প্রথম হতো আমার সব লেখা এরকম। অভ্যেস নেই তো, এইখানে দেখছি এখানে লেখার অভ্যেস আছে, এটা তো নেই। এইরকম করে লেখার তো অভ্যেস। এরকম এরকম লিখছি, এটা হচ্ছে না। এবারে এইখানে তো অ্যাডজাস্টই করতে পারতাম না প্রথমে, যে কোনখানটায় লিখলে কোথায় যাচ্ছে। এত বছরে অভ্যেস হয়ে গেছে। पहले पहले बहुत दिक्कत होता था। और मेरा ज्यादा लिखने का रहता है, मतलब एक तो थोड़ा हम लिखवा भी देते हैं, और ऊपर से मेरा अकाउंट्स अकाउंट्स उसमें तो लिखना ही पड़ेगा मुझे, बिना लिखे तो हम कर नहीं सकते, और वो सब लाइन वाइन बनाना बस। अभी तो ऐसा आदत हो गया है कि ये नॉर्मल कॉपी में लिखने से अब अजीब सा लगता है, मतलब वो तो देख के लिखना है ना, अब इसमें तो ऐसे लिखना है, हैबिट ही चेंज हो गया। अच्छा, अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एटलीस्ट टू साइड्स इक्वल, और उसके साथ साथ वन एंगल, एक एंगल होना चाहिए, वन एंगल 90 डिग्री। एक ही 90 होगा, है ना, नहीं तो कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि 180 डिग्री तो वैसे ही हो जाएगा, दो 90 हो जाने से, टोटल तो 180 डिग्री ही होता है, तो फिर दो एंगल तो तीन ही बनेगा। तो ये मान लेते हैं 90 डिग्री, और थ्री ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, इसको ए नाम दे दिया। और एक ये ले लो आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब जिसका वो तो लिखा है ऑल साइड्स इक्वल, है ना, ऑल साइड्स इक्वल, टू टू, नहीं एटलीस्ट, ओ सॉरी, वो तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल, एटलीस्ट टू साइड्स इक्वल, तो 2 2 3। हाँ, तो आर में कौन सा वाला है,
हम्म, इसमें मैंने 90 डिग्री तो दिखाया नहीं, तो आई में क्या आ जाएगा? ए बी दोनों आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी दो साइड इक्वल, तो ये 3 3 है, तो फिर अब क्या रिलेशन हो गया? हाँ, आर सबसेट ऑफ वाई मतलब 18 का सी। ठीक है, लिखे 19। 19 में बोला है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू सच दैट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें से क्या रिलेशन होगा? एक कैलकुलेशन दिया है, मतलब इसको हम लोग फंक्शन बोल सकते हैं, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू सच दैट n इज पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे बोला है। n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू सच दैट n जो है, n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा। तो जो ऑप्शंस है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन हम लोग फाइनाइट হবে ना इनफाइनाइट? पॉजिटिव इंटीजर का कोई लिमिट थोड़ी है, अनकाउंटेबल। तो पॉजिटिव इंटीजर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, वो तो चलता जाएगा ना। तो फिर वो एन का वैल्यू 1 से शुरू होगा एंड डॉट 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 चलता जाएगा। तो जितना बार कैलकुलेट करोगे कुछ ना कुछ वैल्यू आते रहेगा। तो वो तो वैल्यूज भी खत्म नहीं होगा, उस वैल्यू को पुट करके जो आंसर आएगा वो भी चलता जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट से। लिख, हैंग कर दे। तो लिखो, हाँ ये हैंग कर गया है, ओपन बुक देखते तो सही। ट्वेंटी का बोलो तब तक। ए है 1 2 3 5 7, बी दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। ये करो, तुम लोग करके बताओ, तब तक ये ठीक हो जाएगा। इसका आंसर क्या लिखा है हम लोगों ने? इनफाइनाइट है ना। बी, क्योंकि n का वैल्यू ऐसे होगा 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई टू, फिर हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई टू, डॉट 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 डॉट। तो 1। बोलो, किया तुम लोगों ने? 20 बोलो। ऑप्शन सी। अच्छा, तो ए का वैल्यू है 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 और 7। और बी का मतलब बताया है एक्स का स्क्वेयर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। तो बी में क्या क्या आएगा? बी का वैल्यू हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का मतलब क्या बोल रहा है? एक्स वो है जो ए में बिलोंग कर रहा है, तो ए में क्या क्या बिलोंग कर रहा है? तो फिर इसका मतलब 1 स्क्वायर।
तो इसमें क्या क्या आ जाएगा फिर? 4 9 25 49, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमें एन ऑफ दे रखा है ऑप्शंस में, तो एन ऑफ का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट, तो एन ऑफ ए कितना है? 1 2 3 4 5। एन ऑफ बी भी 5 ही आया, क्योंकि 5 एलिमेंट पुट करके उसका स्क्वायर निकालना था, तो 5 ही एलिमेंट आया। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी। तो ऑप्शन हम लोग का हो गया, ऑप्शन सी हो गया। तो देखो बी तो गलत है, बिकॉज ये ग्रेटर देन दिया है, ग्रेटर देन नहीं हो रहा, लेस देन भी नहीं हो रहा। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में क्या डिफरेंस है फिर? हाँ, तो हाँ, कैपिटल लेटर में सेट लिखना पड़ता है, तो ये जो बी लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, इस वजह से 20 का ए नहीं होगा, 20 का क्या लिखना चाहिए? सी। लिखियो 21, 21 ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? अगर ए के साथ ए का यूनियन करोगे तो अपने मन से ए का कुछ भी वैल्यू मान लो, फिर ए यूनियन ए करो, करके देखो क्या आता है, अपने मन से कोई। क्योंकि यूनियन करने का मतलब क्या होता है? सारे डेटा को लिखना, बट डबल डेटा को एक ही बार लिखना। तो कोई भी एग्जाम्पल से हम लोग कर सकते हैं, 3 डेटा लेके हमेशा करके देख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल बन जाता है, ठीक है। मिनिमम 3 डेटा लेना चाहिए, जैसे ए में ले लिया 1 2 3, ठीक है। अब मुझे बोला है कि ए यूनियन ए करो, तो क्या लिखोगे? 1 2 3 यूनियन 1 2 3, ठीक है। तो यूनियन का मतलब क्या था? सब डेटा को लिखना है, तो इधर से 1 2 3 लिया, इधर भी 1 2 3 है, तो दो डबल तो लिखना नहीं है हमें, जो रिपीट होगा। तो फिर ए यूनियन ए क्या निकल के आया? ए, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ए, मतलब ऑप्शन भी ए, ठीक। लिख लियो। 22 देखो, बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए, बोलो क्या हो? ए इंटरसेक्शन ए, सेम एग्जाम्पल से करके देखो और बता। हो गए। ए अगर 1 2 3 है, हम लोग को बोला है ए इंटरसेक्शन ए, सॉरी बी लिख दिया मैंने, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट को लिखना। तो 1 2 3 और 1 2 3 में कॉमन क्या है? 1 2 3। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए ही आ गया, तो ए इंटरसेक्शन ए का मतलब भी क्या हो जाता है? ए, तो फिर ऑप्शन बी। देखो ये सब एग्जाम्पल खुद से क्रिएट करने का हैबिट रखना चाहिए। एग्जाम में कुछ भी आया तो कोई भी एलिमेंट 1 2 3 से कर सकते हो, ए बी सी लिख के कर सकते हो। डेटा डिजिट लिखने से क्या होता है, ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ए बी सी लिखने से हो सकता है कि हड़बड़ी में कोई कंफ्यूजन हो जाए, बट इसमें दिखेगा क्लियरली, ठीक है। अच्छा, अब 23 ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, ये लिखवाया था लास्ट क्लास। डी मॉर्गन्स लॉ, मैंने बोला था ना एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछेगा, तुम लोग का क्वेश्चन है, देखोगे तो वहां मिलेगा। तो जब हम लोग ब्रैकेट को हटा देते हैं तो यूनियन इंटरसेक्शन हो जाता है, कंप्लीमेंट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो 23 में बोला है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, तो ऐसे याद रखने बोला था। इसमें भी कंप्लीमेंट, इसमें भी कंप्लीमेंट, यूनियन है, इसको क्या कर देना है? इंटरसेक्शन। ये है डी मॉर्गन्स लॉ, तो इसका मतलब ऑप्शन सी। और 24 में उसके बाद और एक डी मॉर्गन्स लॉ पे ही दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट, मतलब ऑप्शन बी इसमें भी।
तो A यूनियन B, सॉरी A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट, तो A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन हो जाएगा, ऑप्शन B है। ये डायरेक्ट याद रखना है, ये डी मॉर्गन्स लॉ है, वो हम दिखा देंगे प्रूव करके कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, ये लिख लियो। अच्छा, अब 25 बोल रहा है ए यूनियन ई इज इक्वल टू, ई इज सुपरसेट ऑफ ए, बोल रहा है ए यूनियन ई करने से कितना होगा अगर ई ए का सुपरसेट है। बोलो। ये बोला है ए यूनियन ई इक्वल कितना होगा अगर ई जो है वो सुपर सेट है ए का। ठीक है, तो एक एग्जांपल क्रिएट करो। हाँ बोलो, ऑप्शन लो देखो। ए ई, ठीक है, ई ई होगा आंसर। तुम लोग कोई भी देखो, अगर बोला है ई सुपरसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब रिवर्सली क्या बोल सकते हैं, दैट इज ए इज सबसेट ऑफ ई। ठीक है, तो अब कोई एग्जांपल ले लो, ई का कोई वैल्यूज बताओ, तुम लोग बताओ अपने मन से। भाई 1 2 3 जैसे मैंने बोला। ठीक है, तो ए में क्या लिखोगे अगर ई सुपर सेट है, तो ए में क्या लिखोगे? ए तो सबसेट, 1 2 या 1 3 या 2 3, है ना। अब देखो, जब भी एग्जाम्पल लेंगे तो हम लोग प्रॉपर सबसेट का ही लेंगे, इक्वल इक्वल वाला कभी नहीं लेंगे। ठीक है, जब तक नहीं बोलेगा तब तक एग्जाम्पल ऑलवेज प्रॉपर सबसेट। तो अगर ऐसा हुआ तो अब ए यूनियन ई करके देखो कितना, ए यूनियन ई कितना आ जाएगा? 1 2 3, तो क्या आ गया? ई, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं एग्जाम्पल का हैबिट करो। वो एक ही एग्जाम्पल दिमाग में रखो, 1 2 3, जरूरत होगा तो और डिजिट बढ़ा देना है, 4 5, इस तरीके से एग्जाम्पल को समझने के लिए। अगर एग्जाम्पल करोगे तो आसानी से हो जाएगा। 26 ए इंटरसेक्शन ई निकालना है, ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, तो सेम डेटा लेके करके देखो। ए यूनियन ई निकाला था, ई सुपर सेट ऑफ ए, वैसे ही। हाँ, इसमें बस इंटरसेक्शन बोला है, क्वेश्चन वही सेम है। ए माने ऑप्शन बोलছো ना, ए बोलছো মানে আনসারটা ক্যাপিটাল সেট এ, তো দ্যাট ইজ এ ইজ सबसेट ऑफ ई। तो वही एग्जांपल लो, ई का वैल्यू ले लो 1 2 3, ए का ले लिया 1 और 2। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन ई करना है, तो ए और ई में कॉमन क्या है? हाँ, तो जो सबसेट है वही तो कॉमन जाएगा, देखो ना, क्योंकि सबसेट का सारा एलिमेंट तो सुपर सेट में होगा, तो सबसेट वाला ही तो कॉमन, कॉमन का मतलब तो कम हो जाता है ना, दोनों में कॉमन ढूंढोगे तो कम हो ही सकता है, तो वो कम एलिमेंट तो सबसेट में ही रहता है, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए मतलब ऑप्शन भी ए है शायद। ए। लिख लियो, तो 27 का बताओ। ई यूनियन ई इज इक्वल टू कितना होगा अगर ई इज सुपर सेट ऑफ ए है? वही मैंने जो एग्जांपल बोला उसी से करके थे। ई यूनियन ई, तो किसी भी चीज के साथ उसकी ई होगा ना, किसी का भी यूनियन सेम सेट के साथ करोगे तो वही तो निकल के आएगा। कॉमन एलिमेंट तो एक ही बार लिखना है ना, तो क्या हो जाएगा? ए। सेम सेट में यूनियन होने से वही निकल के आएगा ऑलवेज। ठीक है,
इंटरसेक्शन करने में भी कॉमन वही रहेगा, ई सुपर सेट ऑफ ए। तो अगर फिर भी लिखना चाहो तो ये 1 2, और ई में लिख दो 1 2 3, ई यूनियन ई, 1 2 3 यूनियन। ये तो याद रख दोगे तो ही हो जाएगा, इसके लिए और एग्जाम में कुछ करने का जरूरत नहीं होगा अगर सही तरीके से याद रह जाता। किसी भी सेट का उसके साथ यूनियन या इंटरसेक्शन करने से क्या है, वही है ऑप्शन ए। अच्छा, अब ये 28, ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट बोला है, इज इक्वल टू ई, सॉरी इज इक्वल टू ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए। अच्छा ये कॉमा होना चाहिए, ई जो है सुपर सेट है ए का, और ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट इक्वल कितना होगा ये पूछा। तो ये बताओ, ये तो कैलकुलेट मतलब थोड़ा सा समझना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा तभी कर सकते हैं। हम लोग को बोला है ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट का वैल्यू कितना होगा, ये बोला है ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट, जहां पर ई क्या है, सुपर सेट है, ठीक है, सुपर सेट ऑफ ए। तो बोलो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, बोलो। ई में 1 2 3 ले दो, ठीक है। ए में क्या लोगे, 1 2, ठीक है। और ई कंप्लीमेंट क्या होगा, क्योंकि मुझे तो ई कंप्लीमेंट भी चाहिए, तो पहले कंप्लीमेंट का मतलब याद है कि नहीं बताओ। मतलब यूनिवर्स में है बट उस सेट के पास नहीं है, ठीक है। तो अब ई कंप्लीमेंट का मतलब ई के पास है, नहीं ए का नहीं, ई के पास है बट मतलब कैसे बोले, मतलब ई कंप्लीमेंट का मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एक्सेप्ट 1 2 3, 1 2 3 के अलावा बाकी यूनिवर्स में जो भी एलिमेंट है वही मेरा क्या होगा, ई कंप्लीमेंट। मैंने तो यूनिवर्सल सेट लिखा नहीं ना। अब मान लो यूनिवर्सल सेट में है 1 2 3 डॉट 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 करके जा रहा है, ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं। यूनिवर्सल सेट को एस या यू से डिनोट कर सकते, लेकिन अगर यूनिवर्सल सेट ना भी लिखे, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें यूनिवर्सल सेट बोला नहीं था तो मैंने सिर्फ ई ले लिया, बट उसके ऊपर तो यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, क्योंकि ई कंप्लीमेंट जब कर रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट में है बट ई के पास नहीं है, तो ई के पास कौन है 1 2 3, तो उसके अलावा बाकी सारे डिजिट्स मेरे ई कंप्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट कैसे करोगे, तो ए में क्या है 1 2 इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट में क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट 1 2 3 के अलावा बाकी, ठीक है। तो अगर 1 2 3 के अलावा बाकी नंबर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ तो 1 2 है तो कॉमन क्या हो, हाँ तो कॉमन तो कुछ नहीं आएगा, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये नल सेट हो जाएगा। नल सेट मतलब यहाँ पर जीरो आ गया, जीरो नहीं, जीरो बोलने से फिर गलत हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है तो फिर इसको कैसे लिख, आंसर है वैसे लिखना है, ऑप्शन बी, ठीक है 5। ये तो जब भी कंप्लीमेंट का बात आता है तब लेकिन यूनिवर्सल सेट को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। हो गया। अच्छा 29th भी ऐसा ही है, देखो ट्राई करके, ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू कितना होगा, ई सुपर सेट ऑफ ए। बोलो ये ट्राई करके देखो, ई जो है वो सुपर सेट ऑफ ए है, एग्जाम्पल ले लो अपने हिसाब से, ए इंटरसेक्शन फाइव करना, क्योंकि मुझे कॉमन निकालना है, फाइव तो एक नल सेट हो गया, तो एक सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, एक सेट में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन क्या होगा फाइव, मतलब जो सेट बनेगा उसमें कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी।
ए इंटरसेक्शन फाई निकालने बोला था, ठीक है, कितना होगा? तो ई सुपरसेट है, सुपरसेट ऑफ ए। तो ई में अगर 1 2 3 है तो ए में होगा 1, 2। अब मुझे 1, 2 इंटरसेक्शन फाइव, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं है ऐसा एक सेट में, कॉमन ढूंढने बोला है। तो कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। मतलब ये ऐसा सेट बना जिसमें कुछ नहीं है, तो ये हो गया 5, ऑप्शन सी, 29 का सी। ठीक है, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ई सुपरसेट ऑफ ए। तो कंप्लीमेंट वाला है, तो जैसे समझा है उस हिसाब से करके बताओ क्या होगा। ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू कितना होगा? ई इज सुपरसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। ए শুধু এ হবে না, ভুল হলো। ই ইজ सुपरसेट ऑफ ए। तो क्या क्या एग्जाम्पल लोगे? ई का वैल्यू क्या लोगे? 1 2 3। और ए में क्या लोगे? 1, 2। तो ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा इसमें? तो यूनिवर्सल सेट, हाँ मतलब ऐसा बोल सकते हैं जो यूनिवर्स में है बट ए के पास नहीं है। इसके जगह हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं जो ई के पास है बट ए के पास नहीं, क्योंकि वो तो उसका क्या है? सुपर सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक्सेप्ट 1 2। ठीक है, अब वो यूनिवर्स के साथ रिलेट कर लो, ई के साथ बात तो एक ही। अगर यूनिवर्सल सेट में ले लोगे 1 2 3 एंड ये डॉट 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 चलेगा, तो 1 2 के अलावा बाकी जो भी यूनिवर्स में नंबर है वो सब ए के लिए एक, मतलब वो सब ए कंप्लीमेंट में आ जाता है। तो मुझे यूनियन करना है, तो ए में क्या है? 1 2, और ए कंप्लीमेंट में क्या है? 1, 2। ठीक है, तो फिर यूनियन करोगे तो 1 2 एंड डॉट 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 चलता जाएगा। तो इसको हम लोग ई भी तो बोल सकते हैं, चाहे तो। नहीं बोल सकते, इसको यूनिवर्सल सेट बोलना चाहिए बट उसका ऑप्शन तो है, तब हम लोग ई भी तो बोल सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसका आंसर ई लेंगे, नन ऑफ दिस नहीं लेना है, क्योंकि इसको हम लोग ई भी बोल सकते हैं क्योंकि ई में तो है ना। ठीक है, अब मान लो यूनिवर्सल सेट में मैंने तो डॉट डॉट दे दिया, मान लो उसमें भी 1 2 3 तक ही लिया हुआ एग्जाम्पल, उस हिसाब से ये क्वेश्चन बना है। तो इसीलिए हमें ई अगर ऑप्शन में है तो उसे अवॉइड नहीं करना, ई लिखना पड़ेगा। तो 30 का आंसर ऑप्शन ए। चलो 31, ई का वैल्यू दिया हुआ है, सबसेट ऑफ ई सेटिस्फाइंग 5 + x ग्रेटर देन 10। ई का सबसेट बनाओ जिसमें 5 + x ग्रेटर देन 10 ये वाला वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, वो सारे वैल्यूज को लिखना। ई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लिखो ई का वैल्यू है। ये तो करना चाहिए, देखो ये सभी से होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ई का एक सबसेट बनाने के लिए बोला है, सबसेट ऑफ ई जिसमें 5 + x ग्रेटर देन 10 ये होना चाहिए। ठीक है, तो x कहाँ से आएगा? कुछ नहीं बोला है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? एक घंटे के, तो 5 + 1, क्या ये ग्रेटर देन 10 हो रहा है? नहीं, ठीक है, है 6 थे क्या? हाँ, 5 + 2 ये भी ग्रेटर देन 10 नहीं हो रहा है। 5 + 3 ये भी ग्रेटर देन 10 नहीं हो रहा है। 5 + 4 ये भी ग्रेटर देन 10
नहीं हो रहा है। 5 + 5 ये भी ग्रेटर देन 10 नहीं हो रहा है। 5 + 6 यहाँ से सारा ग्रेटर देन 10 होगा, ये लेंगे। 5 + 7, 5 + 8, 5 + 9 सब ग्रेटर देन 10 10 10। ठीक है, तो हम लोग हाँ ऑप्शन देखो क्या हो जाएगा, फिर क्या क्या आएगा इसमें। 6 7 8 9 ऑप्शन बी। ठीक है, 6 7 8 और तो सबसेट ऑफ ई हो जाएगा 6 7 8 9 ऑप्शन बी। लिखे हो?32 ये वाला। इफ ए डेल्टा बी, ए डेल्टा, ठीक है इसे बोलते हैं डेल्टा, इस साइन को बोलते हैं डेल्टा। इक्वल है A - B यूनियन B - A। A - B यूनियन B - A, और ए का वैल्यू है 1 2 3 4, बी है 3 5 7। ए का वैल्यू है 1 2 3 4, बी का है 3 5 और 7। तो ए डेल्टा बी का वैल्यू कितना होगा वो निकालना है। तो ए डेल्टा बी का मतलब A - B यूनियन B - A। ठीक है, तो अब A - B कैसे निकालोगे। A - B का मतलब होता है ओनली ए, और यूनियन ओनली बी। माइनस याद करो जो सिखाया था, यूनिवर्सल सेट से माइनस, माइनस का ऐसे साइन कितना सारा साइन होता है दिखाया था। 1 2 4 5 7 है। ओनली ए का मतलब सिर्फ जो एलिमेंट ए में है वो लेना है, मतलब ए बी में कॉमन वाला नहीं लेना है। A - B का मतलब क्या हो जाएगा, देखो ए में क्या क्या है 1 2 3 4, ठीक है, -3 5 7, ठीक है, फिर यूनियन। अब B - A का मतलब पहले 3 5 7 लिखना चाहिए, फिर -1 2 3 4, ठीक है। अब इसका मतलब मैंने बोला ओनली ए, तो A - B मतलब ओनली ए, या फिर ऐसे भी देख सकते हो, देखो कॉमन जो है वो कट जाएगा, जैसे माइनस करने से होता है ना, तो 1 से देखो माइनस करके कटने का 1 है नहीं तो 1 रह जाएगा। अच्छा 2 से माइनस करके कटने का कुछ है नहीं, 2 रह जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 रह जाएगा। लेकिन इधर का 5 7 नहीं लिखना है, क्योंकि मुझे माइनस करके सिर्फ ए में जो एलिमेंट है वो लिखना है, बी के साथ कॉमन एलिमेंट हटा देना है, बी का एक्स्ट्रा एलिमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो देखो ए में तो 1 2 3 4 था, बट ओनली ए 1 2 4 होगा, क्योंकि 3 बी में भी है तो वो मुझे नहीं लेना चाहिए। अच्छा अब ओनली बी का मतलब क्या हो जाएगा, जो सिर्फ बी के पास है, तो बी के पास 3 5 7 है, इसमें से क्या कोई कॉमन ए के पास है, हाँ है 3, तो फिर क्या लेना पड़ेगा 5 और 7। अब ये सबका यूनियन करोगे तो 1 2 4 5 7 ये हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए, ए दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 4 5 7। इसको डेल्टा भी बोलते हैं इस साइन को, और इसका जो ऑपरेशन है जैसे उसको यूनियन ऐसे बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, ये फाइंड आउट करने के लिए ये डेल्टा साइन यूज किया
अब देखो ये जो हम लोगों ने जितना पढ़ा था उसके ऊपर जो क्वेश्चन था वो कर लिया। अब हम लोग को फिर से प्रोडक्ट सेट ये सब पढ़ना पड़ेगा, वेन डायग्राम, तब जाके बाकी क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। तब और क्वेश्चन नहीं, फिर से हमें दूसरा दूसरा चीज पढ़ना है। सबसे पहले प्रोडक्ट सेट। प्रोडक्ट सेट, तो प्रोडक्ट सेट जो है यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट कैसे किया जाता है? जैसे मान लो ए में है 2,3 दो एलिमेंट, और बी में है 1,4। ठीक है, तो अगर ए क्रॉस बी बोलेंगे, यहाँ पर क्रॉस बोला जाता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई ऐसे नहीं बोलते, क्रॉस ही बोलते हैं। ठीक है, या फिर प्रोडक्ट ऐसे बोलते हैं। तो ए क्रॉस बी अगर निकालेंगे तो पहले ए क्रॉस बी है तो ए ही लिखे। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन में तुम लोग ए इंटू बी लिखो, बी इंटू ए लिखो, एक ही बात है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ए 2,3, बी क्या है 1,4, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब जो प्रोडक्ट होता है वो ऑर्डर्ड पेयर में होता है, मतलब प्रोडक्ट होने से पेयर में एलिमेंट दिखेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैसे होगा? तो पहले ये देखो, हम ये लाइन से दिखा देते हैं। 2 और 1 में प्रोडक्ट होगा, फिर 2 और 4। ठीक है, लेकिन 2 और 1 इंटू नहीं करना है, हमें सिर्फ कॉमा कॉमा दे के लिखना है। पहले 2, फिर कॉमा दे के 1, फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे 2, 4। ठीक है, फिर उसके बाद ये बात 3, 1 और 3, 4, कोई मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को ही बोला जाता है, ये जो इस तरीके से लिखा है इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। तो पेयर तो है क्योंकि दो दो डेटा है। ठीक है, अब ऑर्डर में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 2,1 और 1,2 एक बात नहीं है। क्योंकि 2,1 का मतलब 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए। और अगर 1,2 लिख देते हो देन 1 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, जो कि नहीं है। ठीक है, 2,A का मतलब तो 2 बिलोंग्स टू ए होता है। ठीक है, और 1 बिलोंग्स टू बी। और अगर उसी के जगह मान लो तुम लोग सोच रहे हो कि 2, 1 लिखेंगे, 1, 2 लिख दे, एक ही बात है। तो 1, 2 लिखने का मतलब ये होता है कि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। तो फिर मीनिंग तो बदल जाएगा, क्योंकि हम लोग का 1 तो है नहीं ए में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अपने मन से आगे पीछे डेटा नहीं लिख सकते। हाँ, पेयर आगे पीछे लिख सकते हो। जैसे मान लो 2, 1 के बाद 3, 1 लिख दिया, फिर 2, 4 लिखा, फिर 3, 4 लिखा, वो चलेगा। लेकिन ये 2, 1 को 1, 2 लिख दिया, 2, 4 को 4, 2 लिख दिया, वो नहीं चलेगा, क्योंकि उससे मीनिंग बदल जाता है। बोलो, ये समझा पाए या नहीं समझ पाए? तो ये देखो, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब 2 एलिमेंट ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर डिनोटेड बाय ए कॉमा बी। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये देखो, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, तो देखो ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट था, कुछ ना कुछ इसमें एलिमेंट था। देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर निकल के आए, यहाँ पर कितना ऑर्डर्ड पेयर है 4। तो जो 4 ऑर्डर्ड पेयर है कैसे रहता है, किस पैटर्न में, ए कॉमा बी। ठीक है, इसका मतलब ही होता है कि सच दैट ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए और स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी। तो अगर ए बी दो सेट है तो यहाँ पर भी ए बी दो सेट है। ठीक है, तो इसका मतलब हर पहला एलिमेंट बिलोंग्स टू ए और हर दूसरा एलिमेंट बिलोंग्स टू बी। अब ए बी तो एक बोलने का तरीका है, देखो कुछ ना कुछ डिनोट करके तो बोलना है। बात इतना है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को ही बिलोंग करेगा। अगर हमें बोल दिया बी क्रॉस ए निकालो, तो बोलो तो क्या क्या होगा? हाँ, 1,3 4, 3। ठीक है, मतलब जब भी बी क्रॉस ए बोले, अगर कंफ्यूजन लगता है तो पहले बी लिखो 1,4 इंटू, यानी कि क्रॉस लगाओ 2,3, तो 1,2 1,3 4,2 4,3। ठीक है, ऐसे हो गया। अब इसका मतलब 1 बिलोंग्स टू बी। ठीक है, जो कि सही है, देखो 1 बिलोंग्स टू बी ही है, और ये 4 बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो ये कभी भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, मतलब लिखने का तरीका में चेंजेस नहीं आएगा, इसी तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा,
तो इसका मतलब जो जनरल फॉर्म है उसको ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी अगर है तो फिर ए कॉमा बी इस पैटर्न में लिखा जाएगा सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू क्या होगा, कैपिटल ए, एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल, ये होना चाहिए। अच्छा, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मानो ए क्रॉस बी 3,2 3,4 5,2 5,4 ये लिख दिया, फाइंड ए एंड बी। 3,5 ए का वैल्यू और बी का वैल्यू पूछा है, तो कैसे निकालोगे? हम्म तो जब भी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग लिख रहे हैं प्रोडक्ट को, तो हम लोग को पता है कि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, फर्स्ट सेट, जो कि यहाँ पर क्या है, ए है। तो फिर ए के यहाँ पर लिखना पड़ेगा, 2 बार 3 है, 2 बार 5 है, लेकिन सेट में तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो 3,5 और 2 4 2 4, तो ये सेकंड वाले में बिलोंग करेगा, तो क्या हो जाएगा 2, तो हमें इस तरीके से रिवर्स भी पूछ सकता है। अच्छा, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, इसको सेट तो बोलते ही हैं, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और इसको सेकंड। मतलब ये ए का बात कर रहे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए है, सेकंड कोऑर्डिनेट बी। इसको सेट ए सेट बी भी बोलते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट भी बोला जाता है। अच्छा, अब एक और फॉर्मूला सीखना है, जैसे कि देखो P है मान लो 1,3,6, Q है 3,5, तो N ऑफ P कितना है बताओ, 3 एलिमेंट, N ऑफ Q कितना है 2, ठीक है। तो P क्रॉस Q निकालो कितना कितना, तो 1 3 और क्या होगा 1 5, फिर 3 3 3 5, 6 3 6 5। अच्छा, तो अब एन ऑफ पी इंटू क्यू कितना होगा बोलो। अच्छा, क्यू इंटू पी भी निकालो, क्यू क्रॉस पी भी निकालो, उसके बाद करते हैं। क्यू क्रॉस पी मतलब 3 1 3 3 3 6, 3 1 3 3 3 6, 5 1 5 3 5 6, ठीक है। अब यहीं पर लिखे एन ऑफ पी क्रॉस क्यू कितना होगा, और एन ऑफ क्यू क्रॉस पी कितना, मतलब नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6, हाँ दोनों में कितना करके है, ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से देखना है, ये सब सिंगल सिंगल काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये मिला के तो एक एलिमेंट है, एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में है, तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या सीखेंगे, एन ऑफ पी क्रॉस क्यू इक्वल, ऐसा हुआ एन ऑफ पी इंटू एन ऑफ क्यू, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पी क्रॉस क्यू कितना है 6 है, 3, एन ऑफ पी कितना है 3 है, एन ऑफ क्यू कितना है 2 है, और एन ऑफ क्यू क्रॉस पी में भी सेम आया,
एन ऑफ क्यू इंटू एन ऑफ पी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं एन ऑफ पी क्रॉस क्यू इक्वल क्या आ गया, एन ऑफ क्यू क्यू क्रॉस पी। बोलो हुआ कि नहीं? इधर 3 और इधर 2, यहाँ पर 6 एलिमेंट, इसमें भी क्यू और पी 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 एलिमेंट, और इधर भी दोनों में 6 एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। लेकिन P क्रॉस Q और Q क्रॉस P ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इक्वल है बट ये इक्वल, एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। एज एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, तो ये चीज किस हिसाब से बोला हुआ है, क्योंकि देखो 1 3 और 3 1 अगर सोचेंगे कि एक ही चीज है तो गलत। अगर बोलेंगे यहाँ भी 1 5 है इधर भी तो 5 1 है, नहीं। यहाँ 3 5 है इधर 5 3 है, नहीं। 6 3 3 6 नहीं, सेम नहीं होता है। 6 5 5 6 सेम नहीं होता है। अब ये बोलोगे 3 3 3 3 ये तो सेम है, तो एक एलिमेंट सेम होने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ मतलब ये देखने में तो सेम ही है ना, इसमें तो कुछ अलग है नहीं, लेकिन एक सेम होने से क्या फर्क पड़ता है? फिर भी ये वाला 3 बिलोंग्स टू क्या है, पी, और ये सेकंड वाला इसमें क्या है, बिलोंग्स टू क्यू। इसमें फर्स्ट वाला बिलोंग्स टू क्यू है, इसीलिए कोई भी एलिमेंट इसमें सिमिलर नहीं है। तो पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंट्स क्या क्या है, ठीक है वो। और ये किस बेसिस पे इक्वल हुआ, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एलिमेंट, उसके हिसाब से ये रिलेशन ट्रू हो रहा है। और ये रिलेशन ट्रू क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि नंबर के हिसाब से नहीं है, क्या एलिमेंट है उसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर जो था हम लोगों ने समझ लिया। अच्छा, इसके बाद फंक्शन है, डोमेन रेंज ऑफ फंक्शन, लेकिन फंक्शन हम लोग अलग से पढ़ेंगे, पहले सेट को ही कंप्लीट करेंगे। बीच बीच में यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, ये सब फंक्शन है, तो फंक्शन जब स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। अभी सेट से रिलेटेड जो पॉइंट है ये फंक्शन के बेसिस पे ही है, वो हम लोग का वेन डायग्राम होगा, ठीक है। वेन डायग्राम का मतलब ये, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम जो है इसको ड्रॉ करके हम लोग का जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहेगा वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। वेन डायग्राम करेंगे, उसके पहले डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ कर देते हैं। एक्चुअली तुम लोग ही करके बताओ, हम एक डेटा देते हैं, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ, इसका प्रूफ हो जाएगा। एस एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1, ठीक है। पी 6 3 11 10 9, 6 3 11 10 और 9। क्यू है 3 5 8 9 2 12, 3 5 8 9 2 और 12, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ में क्या रहता है, पहला ऐसे लिख सकते पी, क्योंकि मैंने पी से लिखा है तो हम पी लिख देते, पी इंटरसेक्शन क्यू होल कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, पी कंप्लीमेंट यूनियन क्यू कंप्लीमेंट। और सेकंड हमें ये चेक करना पड़ेगा पी यूनियन क्यू का होल कंप्लीमेंट, पी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कंप्लीमेंट, एक एक करके चेक करेंगे। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर ये डेटा से मुझे चेक करना है कि ये ट्रू हो रहा है कि नहीं, पहले वन वाला चेक करेंगे। तो तुम लोग सबसे पहले क्या निकालोगे, कोई भी एक साइड से शुरू करो, या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, क्यू, फिर उसका क्या निकालोगे, कंप्लीमेंट। तो पहले निकालो पी इंटरसेक्शन क्यू, बोलो क्या क्या होगा। কি করে ऐसे शब्द बोल दिया। देखो कॉमन सिर्फ दो एलिमेंट है, एक 3 है एक 9। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, P इंटरसेक्शन Q का
कंप्लीमेंट, इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट के पास है बट P इंटरसेक्शन Q के पास जो नहीं है वो सारा एलिमेंट, तो क्या क्या होगा, एक्सेप्ट सब होगा, तो उसमें लिखना पड़ेगा, बोलो क्या क्या। 1 2 3 नहीं लिखेंगे, 4 5 6 7 8 9 नहीं लिखेंगे, 10 11 और 12। तो लेफ्ट हैंड साइड तो निकाल लिया, ठीक है, अब P कंप्लीमेंट निकालेंगे इसके बाद। तो P कंप्लीमेंट क्या होगा? P कंप्लीमेंट मतलब मतलब यूनिवर्स के पास है बट P के पास नहीं है, तो P के पास क्या नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, और 11 আছে তাই তো, 8 और 12, बस देख लो, 1 2 3 6 3 11 10 9 के अलावा बाकी सब 6 3, तुम लोग मत काटना मेरा हट जाएगा, 6 3 10 11 9, তাহলে 1 2 4 5 7 8 12, 1 2 4 हाँ ठीक है। और अब नेक्स्ट क्या निकालोगे? क्यू कंप्लीमेंट निकालो। क्यू कंप्लीमेंट का मतलब हाँ, तो बोलो 1, देखो 1 क्यू के पास नहीं है, टू पेज होने लिखा से। अच्छा ठीक है, 1 2, देखो इसके पास 2 3 दोनों ही है, तो 2 3 हटाओ, 4 नहीं है, 5 है, 6 लिखना पड़ेगा, 7 लिखना पड़ेगा, 8 है इसके पास, 9 भी है, तो 10 11 और 12 है इसके पास, ठीक है। अब क्या निकालोगे? P कंप्लीमेंट यूनियन Q कंप्लीमेंट, तो P कंप्लीमेंट यूनियन Q कंप्लीमेंट, तो दो कंप्लीमेंट को एक साथ लिखना है, तो क्या क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 5 7 8 12, मैंने पहले P कंप्लीमेंट का सब लिख लिया। अब Q में देखो 1 है, 1 ऑलरेडी लिखा है, नहीं लिखेंगे, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखेंगे, 7 लिखा हुआ है, 6 10 11, 6 10 और 11। अब मुझे चेक करना है कि ये वैल्यू इक्वल कौन सा वैल्यू होना चाहिए, ये वाला, तो 1 2 4 5 6 7, 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12, এই যে 12 লিখেছি, মাঝে লিখে দিয়েছি। हाँ, वो चाहो तो तुम लोग अरेंज करके लिख सकते हो, उसमें आइडेंटिफाई करने में आसान है। अब ऐसे ही उसके बाद वाला करके देखो, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी कंप्लीमेंट वगैरह तो निकाला हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या निकालोगे, P यूनियन, नहीं पहले P यूनियन Q, फिर उसका कंप्लीमेंट कर पाएंगे ना, तो P यूनियन Q में क्या क्या आ जाएगा, दोनों मिला के लिखना है, तो 3 5 6 8 9, 2 भी आएगा, 2 भी आएगा, 2 3 5 6 8 9 10 11 और 12। अब P यूनियन Q का होल कंप्लीमेंट, मतलब जो P यूनियन Q के पास है, यूनिवर्स के पास है बट P यूनियन Q के पास नहीं है, तो यूनिवर्स के पास क्या है, 1 है जो इसके पास नहीं है, 4 7, बाकी सब है इसके पास, 8 9 10 11 12, बाकी सब है इसके पास, ठीक है, 1 4 7। अच्छा, और P कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कंप्लीमेंट करना है, तो कंप्लीमेंट तो पहले निकाला था हम लोगों ने, ये P कंप्लीमेंट, ये Q कंप्लीमेंट, इसमें कॉमन क्या है, 1 दिख रहा है मुझे, 4 7 नहीं, 10 कॉमन नहीं है, 1 4 7, 1 4 और 7, तो वही तो प्रूफ करना था कि ये और ये इक्वल होगा, ठीक है।
ठीक है, अब हम लोग जो वेन डायग्राम है उसका थोड़ा सीख लेते हैं, वो कैसे करते हैं। देखो रूल्स कैसे करके ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई ऑर्डिनरी सेट है उसके लिए यूज करते हैं सर्कल, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन ऑफ सेट, अगर दो सेट का इंटरसेक्शन बताना है ड्रॉ के थ्रू से, ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे, शेड करना पड़ेगा, शेडेड कॉमन पोर्शन ऑफ टू सर्कल, टू सर्कल। अच्छा, अगर यूनियन ऑफ सेट बताना है, यूनियन ऑफ सेट, ठीक है, तो शेड करना है, शेडेड फुल पोर्शन ऑफ टू सर्कल, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को अगर ड्रॉ करना है तो रेक्टेंगल के थ्रू से करना होता है, रेक्टेंगल। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, किसी सेट का कंप्लीमेंट बताना है तो शेड करना है, शेड रेक्टेंगल अदर देन द सेट, उस सेट के अलावा रेक्टेंगल का बाकी पोर्शन, वो करेंगे तो समझ जाए। अगर a माइनस बी बताना तो शेड पोर्शन ऑफ ए अदर देन कॉमन पोर्शन विथ बी, विथ बी। और b माइनस ए करने से जस्ट उल्टा लिखो, शेड पोर्शन ऑफ बी अदर देन कॉमन पोर्शन विथ ए। लिखो।
लिख लिया। देखो कोई ड्रॉ करने नहीं देगा, लेकिन ये हम लोग अभी सीखेंगे, क्यों पता है, जो हम लोग का वर्ड वाला क्वेश्चंस रहेगा ना, वहां पर ड्रॉ करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो वो ड्रॉ करने में तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या इंटरसेक्शन बोलेगा तो कैसे होगा, ठीक है। तो इस वजह से एग्जाम में कोई ड्रॉ नहीं करने देगा। तो सबसे पहले देखो, ये जो बोला है ना कि कोई भी सेट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, सर्कल से, ठीक है। तो इसको और क्या दिखा है, मेन ये देखना है, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले बोला है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तो इंटरसेक्शन के लिए दो सेट का जरूरत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। अगर इसको मुझे ड्रॉ करके बताना है तो देखो, हम पहले एलिमेंट से समझाएंगे, फिर ड्रॉ करके दिखा देंगे। जैसे कि एग्जांपल ले रहे, ए में मान लो मैंने वैल्यू लिया है 1, 2, 3 और 5, ठीक है। बी में मैंने वैल्यू लिया है 1, 2, 4 और 8, ठीक है। अब इस चीज को मुझे अगर ड्रॉ करना है, सबसे पहले तुम लोग इंटरसेक्शन का वैल्यू बताओ, 1, 2, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसे ड्रॉ करना है तो देखो, हर एक सेट को सर्कल से ड्रॉ करना है, तो दो सेट है तो दो सर्कल होगा, ठीक है। अब क्योंकि इनमें कॉमन पॉइंट है तो फिर सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो ये हो गया ए सर्कल, ये हो गया बी सर्कल। ए के अंदर क्या क्या है और बी में क्या क्या है, 1, 2, 4, 8। कॉमन क्या है, 1, 2। तो कॉमन, ये ड्रॉ में कॉमन जगह कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो 1 और 2 को यहाँ सेट कर देना है। बाकी ए में क्या बचा, 3, 5, तो यहाँ लिख देंगे 3, 5। और बी में क्या बचा, तो इधर लिख देंगे हम लोग 4, 8, ठीक है। अब मैंने क्या लिखवाया तुम लोग को वहां डेफिनेशन में, मतलब वो तरीका जो है कि कैसे करके करना है, हाँ, कॉमन पोर्शन को ऐसे शेड कर देना, बस ये, ठीक है। अगर ये मेरा ए सर्कल है, ये बी सर्कल है, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है मेरा, ये शेडेड रीजियन, ठीक है। ये शेडेड रीजियन जो है ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद यूनियन ऑफ ए एंड बी, यहाँ भी चाहे तो हम लोग ऐसे कर सकते। ये कर लियो ड्रॉ, ठीक है। सेकंड वाला लिखा है यूनियन ऑफ ए एंड बी। इसमें भी पहले हम लोग एक डेटा ले लेते हैं। तो ए का वैल्यू ले लिया 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6 और 9। बी का ले लिया 1, 4, 5, 7, 8, 1, 4, 5, 7, 8। तो पहले बोलो ए यूनियन बी कितना होगा, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 8 भी है ना, तो 8, 9, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर ड्रॉ करे तो बोलो सर्कल इंटरसेक्ट करे या ना करे, नहीं कॉमन कुछ रहेगा तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो कॉमन को लिखोगे कहाँ, भले ही ए यूनियन बी कर रहे हैं, बट अगर कॉमन है तो इंटरसेक्ट हमेशा करवाना पड़ेगा। तो कॉमन है क्या, नहीं तो फिर तो दो अलग अलग सेट बनेगा। कॉमन तो है ना 4, 5। हाँ, तो फिर ऐसे, अब इसमें ये एलिमेंट को पुट करोगे तो पहले कॉमन ढूंढो, क्या है 4, 5, तो यहाँ पर लिख दो 4 और 5, ये 9 जैसा हो गया, 4 और 5, ठीक है। अब ये ए नाम दे रहे, ये बी, तो ए के इस साइड में क्या क्या लिखेंगे, 6 और 9, ठीक है। और बी में क्या क्या लिखेंगे, 1, 4, 5 तो कॉमन में चला गया, 7 और 8। अच्छा, अब मुझे यूनियन बताना है, तो यूनियन का मतलब मुझे 1 भी कवर करना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका मतलब पूरा में शेडिंग हो जाए, पूरा में शेडिंग हो जाए, ये पूरा दोनों सर्कल, देखो वही लिखा है मैंने। जो यूनियन बोला है ना उसमें वही लिखा है कि बोथ सेट में हमें शेडिंग करना है। तो ये देखो, ये सेट ए, ये सेट बी, तो पूरे में जब हम लोग शेडिंग कर देंगे तो वही हमें क्या बता रहा है। ये ए यूनियन बी का ड्रॉ। अच्छा, इसके बाद था शायद यूनिवर्सल सेट।
यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट जो है उसको कैसे डिनोट करना है, रेक्टेंगल के थ्रू से। जैसे मान लो एस एक यूनिवर्सल सेट या फिर यू से देता है, ठीक है, एस या यू। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लो यूनिवर्सल सेट में ये है, तो इसको कैसे डिनोट करोगे, तो एक ऐसे रेक्टेंगल बना लेना। उसमें क्या क्या लिख देंगे, इधर उधर करके लिख दो सब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और शेड पूरे में हो जाए, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब ये ऐसे एक रेक्टेंगल रहेगा, उसमें पूरा में क्या हो जाएगा, शेडिंग। तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। फिर कंप्लीमेंट्री, वो करेंगे। कंप्लीमेंट्री ऑफ सेट वो लिख पाया था ना, लिखवाया कंप्लीमेंट्री में। यूनिवर्सल, इसके बाद कंप्लीमेंट्री ऑफ सेट, उसको कैसे ड्रॉ करेंगे देखो। कंप्लीमेंट्री सेट, तो जैसे मान लो एस में है, एक एग्जांपल से पहले समझते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ए में है मान लो 2 4 5 6 और 8। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा, तब तो ड्रॉ करेंगे जो यूनिवर्स में है बट ए के पास नहीं है, तो 1 3, हाँ 9 10, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो पहले एक यूनिवर्सल सेट लेंगे, यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट ले लिया जो कि रेक्टेंगल होगा, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या है, 1 2 3 4 5, लेकिन ए में जो है उसको मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, ए के अंदर जो है वो है मेरा 2 4। अच्छा, मुझे कंप्लीमेंट्री को डिनोट करना है, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री में क्या क्या आएगा, 1 3 7 9 10, ठीक है, 1 3 7 9 10। अच्छा, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ए होगा कि नहीं ये बोलो। ए का बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर ए कंटेन होगा कि नहीं होगा, होगा। क्योंकि इसमें क्या क्या है, 2 4 5 6 8, तो पहले ना 2 4 5 6 8 को आसपास लिखेंगे ताकि ये सर्कल के अंदर आ जाए, इधर उधर लिखने से सर्कल नहीं बनेगा ना, इसीलिए पहले ये लिख दिया। ये क्या हो गया, ए सेट, ठीक है। अब बाकी यूनिवर्सल सेट का बाकी डेटा लिखे, मतलब एक्चुअली यूनिवर्सल सेट को ही हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, पर 2 4 5 6 8 को मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा ताकि उससे एक सर्कल बन जाए। अब और क्या क्या लिखेंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर, वन, ये यूनिवर्सल सेट है, 1 1 3 7, हाँ 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो 7 8 भी लिखा हुआ है, 9 10 ये हो गया, ठीक है। अब ये जो 1 3 7 9 10 लिखा है वही वाला मेरा क्या है, ए कंप्लीमेंट है। तो अब कंप्लीमेंट को शेडिंग करो, तो ये शेडेड रीजियन मेरा क्या हो गया। तो देखो मैंने जो डेफिनेशन मतलब जो बोला है रूल से लिखने का वही लिखा, वही वैसे ही लिखा हुआ है, पढ़ के देख लो। सेट रेक्टेंगल अदर देन सेट, तो ए के जगह, ये तो ए सेट है ना, ए सेट की जगह बाकी पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, शेडिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम इन जनरल तरीके से बताएं तो ये अगर है मेरा यूनिवर्सल सेट जो कि रेक्टेंगल से डिनोट होता है, अब इसको यू मानो या एस मानो, इसके अंदर अगर एक सेट है सेट ए, तो फिर ए कंप्लीमेंट का मतलब ये शेडेड रीजन, ये क्या है, ए कंप्लीमेंट। और इसके बाद ए माइनस बी, हो गया ये वाला। तो ए माइनस बी लिखो, ए माइनस बी इसका ड्रॉ करेंगे। तो ए माइनस बी को एक एग्जांपल से समझो, तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, ठीक है, तो ठीक ठाक आंसर दो। एक, हाँ
1 2 5 6 और 9, ठीक है। और बी में है 3 4 5 7 और 9, तो ए माइनस बी कितना होगा? 3 तो नहीं है थे। ए माइनस बी मतलब ओनली ए, सिर्फ ए में ही है, किसी के साथ कॉमन नहीं होगा। 1 2, देखो 5 नहीं होगा, कॉमन है बी के साथ। 6 भी तो है, 9 नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया ए माइनस बी। अब इसको मुझे बताना है, तो दो सेट है तो मुझे सर्कल में बताना पड़ेगा। तो दोनों सर्कल में इंटरसेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा, कॉमन था ना। तो कॉमन क्या है? 5 और 9, तो 5 और 9 यहाँ पुट हो जाएगा। ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो ए में और क्या क्या लिखेंगे? 1 2 6, ए में तो बचा वही। और बी में क्या क्या लिखेंगे? 3 4 5 है, 9 है, 3 4 7, ठीक है। ये हो गया। अब a माइनस बी को मुझे बताना है, तो उसमें शेडिंग किधर करेंगे? a माइनस बी मतलब ओनली ए, तो ओनली ए का मतलब ये वाला 1 2 6 जहां लिखा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये दो सेट हो गया, एक है मेरा सेट ए और ये है मेरा सेट बी, तो मुझे अगर a माइनस बी बताना है तो फिर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसी में b माइनस ए भी बता देते, तुम लोग बोलो b माइनस ए कितना होगा? मतलब ओनली बी, तो 3 4 7, ठीक है। बाकी तो कॉमन है, तो इसका ड्रॉ करो। तो कॉमन क्या है? 5 9, कॉमन तो इसमें 5 9 ही होगा। बी में क्या लिखेंगे? 3 4 7, ए में क्या लिखेंगे? 1 2 6। ड्रॉ सेम होगा बट शेडिंग इधर होगा। ओनली बी तो शेडिंग इधर होगा, ठीक है। इसका मतलब ओनली ए, ये सेट ए सेट बी, और इधर अगर शेडिंग किया हुआ है तो इससे हम लोग बोल सकते हैं ये है बी माइनस ए, यानी ओनली बी। अच्छा, और दो मैंने लिखवाया नहीं है वहां पर रूल्स में, बट एक बार दिखा देते ड्रॉ। एक है ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, तो तुम लोग बता सकते हो कैसे होगा? ट्राई करके देखो, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, होल कंप्लीमेंट। डेटा डेटा में दिए दीजिए। और ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट का ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम एक यूनिवर्सल सेट दे रहे, क्योंकि जब भी कंप्लीमेंट का बात आएगा तब तो यूनिवर्सल सेट होना चाहिए ना। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ए का वैल्यू है 1 2, बी में है 2 3। तो सबसे पहले ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का डेटा निकालो, तब ड्रॉ कर पाओ। থ্রি ফোর ফাইভ কিন্তু হবে না, ভুল হয়ে যাচ্ছে। ए कॉम्प्लीमेंट तो बेर करते হবে না, ए यूनियन बी এর হোল ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? हाँ, तो बोलो ए यूनियन बी कितना होगा? 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 होगा, तो ए और बी में यूनियन करना है ना, ये और ये तो 1 2 3। अब ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी के पास है ना, तो बोलो क्या क्या होगा? 4 5 होगा, ठीक है। अब इस चीज को ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करोगे? सबसे पहला बात है कि यूनिवर्सल सेट है तो हमें एक रेक्टेंगल बनाना चाहिए, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल के अंदर क्या क्या डेटा रहेगा? 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर दो सेट है, एक है
ए जिसमें 1 2 है, मतलब 1 2 को ऐसे लिखना पड़ेगा ताकि वो एक सर्कल बन जाए ऐसे, एक सर, और हाँ बोलो, और एक 2 3, फिर दोनों में क्या करेंगे, हाँ तो फिर इंटरसेक्शन, मतलब दोनों को जोड़ के मतलब ऐसा बनेगा सेल। अब पहले कॉमन को यहाँ लिखेंगे, कॉमन जगह में ये 2 हो गया। अच्छा, ये अगर ए मान रहे तो इधर 1 लिखेंगे, ये अगर बी मान रहे तो इधर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी, ठीक है। अब इसका कंप्लीमेंट मतलब बाहर में जितना भी एलिमेंट है, तो फिर ये क्या क्या बचा, 4 और 5, बस और तो कुछ बचा नहीं, छोटा सा है एग्जाम्पल। तो ये शेडिंग किधर करेंगे, 4 5, हाँ ये सर्कल में शेडिंग नहीं जाना चाहिए, सर्कल के बाहर जितना भी है वो शेडिंग होना चाहिए, ठीक है। तो इन जनरल अगर करें, सेट ए सेट बी, ये शेडिंग पोर्शन, शेडेड पोर्शन जो है ये हम लोग का हो जाएगा ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। और अगर इसका सेम एग्जांपल ले लो, इंटरसेक्शन होल कंप्लीमेंट करोगे तो वो ड्रॉ कैसे होगा, तो सबसे पहले निकालना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, बोलो क्या होगा, 2, और उसका होल कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट मतलब यूनिवर्स के पास है बट इसके 4 5 ज्यादा होगा ना, 1 3 4 5। अब इसको ड्रॉ करना, सर्कल सर्कल, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, अच्छा, और 4 और 5 बाहर। लेकिन मुझे बताना है ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, हाँ मतलब ये यहाँ पर 2 में शेडिंग नहीं होना चाहिए, बाकी सब में होगा, तब जाके मेरा क्या क्या कवर होगा, 1 3 4 5 ये सब कवर होना चाहिए। मतलब इन जनरल तरीके से देखे तो ये और ऐसे हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट के अलावा बाकी सारे जगह पे शेडिंग हो। ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीट। अच्छा, अब ड्रॉ करके तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, साथ में एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला बताएंगे, वो भी याद रखना है। तो ये फॉर्मूला एक बार मैंने करवाया है पहले स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन उसके साथ कोई लिंक नहीं है, तुम लोगों ने किया है तो हम याद दिला रहे हैं, तो तुम लोग मुझे बताना कौन से चैप्टर में किए हो, बस इसीलिए पूछेंगे, ठीक है। देखते ही याद है कि नहीं, कौन से चैप्टर में किया, लेकिन उसके साथ कोई लिंक नहीं है कि वहां किया था तो यहाँ कुछ होगा, ऐसा बात नहीं है। अगर नहीं भी याद है अभी भी हम सेम चीजें बताएंगे, बस इतना बताओ कि कहाँ सिखाया था। तो लिखो, टू सेट ऑपरेशन फॉर्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बोलो कहाँ सिखाया था। मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने सिर्फ पूछा कौन से चैप्टर में किया था। तो ये तो ऐसे ही पूछ, अरे प्रोबेबिलिटी में किया था, प्रोबेबिलिटी। अच्छा चलो इसको समझते हैं एक बार, जब चैप्टर ही याद नहीं है तो फॉर्मूला क्या याद होगा। अच्छा हुआ मैंने पूछा नहीं कि ए यूनियन, ये बता दो क्या हो। अच्छा, ए और बी का एलिमेंट मैंने ये दे दिया, अच्छा बोलो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा फिर, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अच्छा, हम लोग को एन ऑफ ए ये पता करना है कितना है, 4,
4 एलिमेंट है, एन ऑफ बी कितना है 3 और एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है 1 2 3 4 6। ठीक है। अच्छा अब ये फॉर्मूला में बोल रहा है कि एन ऑफ ए यूनियन बी 6 होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए, बट ये माइनस क्यों होगा? क्योंकि नॉर्मली यूनियन का मतलब हमें क्या लगता है ऐड करना, लेकिन सोचो यूनियन में ऐड तो करना होता है, ऐड का मतलब सारी चीजों को एक साथ लिखना, बट कॉमन को हम लोग क्या करते हैं हटा देते हैं, तो ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन ही तो है इंटरसेक्शन। अब इस चीज को अगर ड्रॉ से समझोगे तो ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। तो ए और ये बी सेट है, तो कॉमन में क्या लिखे? हाँ। अच्छा तो फिर बाकी ए में क्या लिखेंगे 2 3 4 और इधर क्या लिखेंगे 1 5। ठीक है। तो अब देखो अगर ए में टोटल कितना एलिमेंट है ये पूछा जाए तो क्या बोलोगे 4। ये देखो ए का मतलब ये पूरा सर्कल, ठीक है, इसीलिए एन ऑफ ए क्या लिखा गया है 4। और अगर एन ऑफ बी में कितने एलिमेंट है ये पूछा जाए 3। ठीक है, लेकिन ये करते वक्त क्या हम लोगों ने 6 जो एलिमेंट है उसे 2 बार काउंट किया? तो ए में भी किया और बी में भी किया। तो अगर 2 बार काउंट करते हैं तो हम लोग तो फिर अगर ऐड करके बोलेंगे तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 एलिमेंट, बट 7 एलिमेंट तो है नहीं, टोटल कितना एलिमेंट है 6 को थोड़ी ना 2 बार बताओगे। तो इसीलिए फॉर्मूले में क्या बोला है जो चीज डबल काउंट होगा उसको एक बार क्या कर देना है माइनस कर देना है, इसीलिए फॉर्मूले में क्या आता है ये माइनस आता है। ठीक है। तो इसको अगर फॉर्मूले से करते हैं तो एन ऑफ ए 4 एन ऑफ बी 3 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी वो तो मैंने निकलवाया नहीं, होता कितना है 1, क्योंकि ए इंटरसेक्शन भी कितना होगा 6। ठीक है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना हो गया 1 -1, तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना आ जाएगा 4 + 3 -1 यानी 6। ठीक है, ये माइनस होने का रीजन जो है वो ये है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रहे लिखो तो एन ऑफ पी अगर 6 है, एन ऑफ क्यू 4, एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू 3 3 फाइंड एन ऑफ पी यूनियन क्यू, पी यूनियन क्यू लिख दे रहे। हाँ फॉर्मूला प्रैक्टिस करवा रहे, ठीक है, ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। ये दिया है मैंने क्वेश्चन, अगर लिखने में कुछ भी गलत किए तो इसको देख लो। और एक एग्जाम्पल 2, एन ऑफ पी यूनियन क्यू 24, एन ऑफ पी 10, एन ऑफ क्यू 18, एन ऑफ पी इंटरसेक्शन। ये आया सबका आंसर 7। तो एन ऑफ पी यूनियन क्यू क्या होगा, फॉर्मूला याद करने के लिए दिया है ताकि याद हो जाए, एन ऑफ पी एन ऑफ क्यू माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। तो एन ऑफ पी क्या है 6, ये 4 है, ये 3 है, तो 10 - 3 कितना हो गया 7, मतलब 3 कॉमन एलिमेंट है। इसका मतलब पी और क्यू के बीच में कितना एलिमेंट है 3 कॉमन एलिमेंट है, पी के पास टोटल 6 है और क्यू के पास टोटल 4 एलिमेंट है, दोनों में कॉमन 3 एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 6 + 4 10 होता है, लेकिन उसमें 3 कॉमन एलिमेंट 2 बार काउंट हो गया, तो फिर 3 कॉमन एलिमेंट को हटा देंगे। अब इसका बताओ एन ऑफ पी यूनियन क्यू होता है एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ क्यू माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। तो ये है 24, इधर है 10, इधर है 18 और इधर हो जाएगा पी इंटरसेक्शन क्यू। तो 24 इक्वल 28 माइनस, अब इधर लेके आते हैं एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, ये इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, इधर 28 - 24 यानी 4।
ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ही करते हैं। नेक्स्ट दिन 3 सेट ऑपरेशन वो करेंगे, बाकी क्वेश्चन करेंगे।